बहुत से लोग और करीबी दोस्त भी अमूमी तौर पर किसी भी गुफ्तगू के दौरान पिछले कुछ अरसे में ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या कोई अंदर की खबर है। इस मौजू के हवाले से मैं पहले भी बहुत मरतबा तफसील से जो कोई अपडेट्स या कोई थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी वो भी शेयर कर चुका हूँ, और इस पूरे मौजू के ऊपर चंद बुनियादी असूल बड़े खुल के आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। बल्कि मैंने देखा कि तकरीबन मुझे शायद बात किए हुए 6 माह साल हो गया हो आखिरी मरतबा इस मौजू पे। जो बातें मैंने तकरीबन साल 1.5 साल पहले की थी, अब वो बातें उसी अंदाज में, बातों से मुराद खबर की बात नहीं कर रहा, असूल की बात कर रहा हूँ, अब वो खुले आम डिस्कस हो रहे हैं। और वो लोग जो सिर्फ पहले नारेबाजी करते थे कि नहीं रहा होंगे, हाँ रहा होंगे, आज हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, वो भी उन असूलों को समझ चुके हैं। शायद समझ पहले भी थी, उस तरह से एक्सप्रेस उसका इजहार नहीं कर रहे थे, अब वो बड़ी क्लैरिटी के साथ उस बात को समझ चुके हैं। मैं जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक मरतबा फिर से सोशल मीडिया पे एक बहस चली है सेहत के हवाले से भी। कुछ लोग डील के होने का तासुर भी देते हैं। राब्ते, मैंने जिस तरह कुछ वीक्स कबल अर्ज किया था, राब्ते ज़रूर हैं। बात किस तरफ जाती है ये बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। हम दोबारा से उन्हीं असूलों से ज़रा रुजू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो हमारे ज़्यादातर सहाफ़ी वीलॉगर हैं, कुछ नॉन सहाफ़ी भी वीलॉगर्स हैं, तो हर कोई अपना अपना सौदा बेच रहा होता है। और मैंने देखा कि एक तरफ वो प्रो नून लीग वाला कैंप है, और एक तरफ प्रो इमरान खान वाला कैंप है। तो दोनों अपने अपने अंदाजे से वो बात करते हैं और अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बात करते हैं। जो नून लीग वाला कैंप है, या जो फौज के क्लोज खुद को समझते हैं या नहीं, लेकिन जो समझते हैं, वो ये बात बार बार कहते हैं कि कोई इम्कान नहीं है और सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो असल हुक्मरान यानी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वो बिल्कुल इस तरह का कोई जहन नहीं रखते। उन्होंने, उनके जहन में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो किसी भी हवाले से रहाई की तरफ माइल हों। इस चीज़ का कोई इम्कान नहीं, बड़े सर्टनिटी के साथ वो ये बात कहते हैं। इस पे मैं बात करके तो असल मौजू की तरफ आता हूँ। ये अफसोस होता है, वैसे सहाफ़त के जवाल पे अफसोस होता है कि ये वो लोग बात करते हैं जिनको फ़ौजी दिन रात इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए, अपने बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मर्ज़ी की खबरें मतलब आगे शेयर करने के लिए। लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन जो असल चीज़ हो रही होती है, उस तक इनको हवा भी नहीं लगने दी जाती। पाकिस्तान के अंदर सिस्टम इतना क्लोज है फौज के हवाले से, और इतना स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है। फौज पे तनकीद का मतलब ये नहीं होता कि आप जो हकाइक हैं, जो सच है, वो भी करें। जितनी भी रिप्रेसिव मिलिट्रीज आर्मीज होंगी दुनिया में, उनके अंदर डिसिप्लिन को इसी तरीके से फॉलो किया जाएगा। जो क्लोजेस्ट सर्कल, जिस तरह अभी राइटर्स ने लिखा ना, इनर सर्कल ऑफ द आर्मी चीफ, वो इनर सर्कल से यहाँ कभी कोई बात बाहर नहीं आती होती, बताई जाती है कि ये चीज़ है, एंड करके लिख दो। तो इनर सर्कल से कभी बात सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब कोई, आप, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई लेफ्टिनेंट जनरल हैं या कोई कोर कमांडर हैं, तो उनको अंदर से कोई बात का पता है, तो वो किसी अपने बड़े करीबी बंदे को, जिन पे वो बहुत इत्मीनान करते हो, कोई बात बता दें, सवाल ही पैदा नहीं। मतलब इसकी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है वो बताएं। हाँ, ये होता है कि जब आर्मी चीफ हुक्मरान बन जाता है, जैसे आसम मुनीर हैं, जो इक़्तिदार को अपने कंट्रोल में ले लेता है बराह रास्त, चाहे वो आके वहाँ इस्लामाबाद बैठे किसी सीट के ऊपर या ना, तो फिर उसका इंटरेक्शन होता है और लोगों से भी। उस इंटरेक्शन से आपको थोड़ा बहुत जो है वो पता लगता है। अब इन सहाफ़ियों का ये प्रॉब्लम होता है, जो फौज के लिए इस्तेमाल होने के लिए हम वक्त तैयार होते हैं, कि वो सिर्फ फिर जब एक दो मरतबा वो बयानिया चलाते हैं फौज का, DGISPR का दिया हुआ, तो फिर वो उस दायरे या उस कुएं से बाहर निकल के सोचते ही नहीं है। वो शो ऑफ ऐसे ही करते हैं कि वो सोच रहे हैं, लेकिन सोच, उनकी सलाहियत खत्म हो जाती है सोचने की। तो सबसे पहली बात तो ये है, और ये बात मैं तकरीबन 1 साल पहले भी कर चुका हूँ। हालांकि मैं हमेशा जनरल आसिम मुनीर के की पॉलिसी, उनके काम पे तनकीद करता हूँ, लेकिन ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि जनरल आसिम मुनीर जल्द अज जल्द, आज से नहीं शुरू से ही जान छड़वाना चाहते हैं, उनको जेल से निकालना चाहते हैं इमरान खान को, और किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि ये मसला जो है ये साइड पे हटे और मैं आगे निज़ाम को लेके चलूँ, क्योंकि निज़ाम अब उनके पास है। ये गौर से सुनिएगा बात, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सादा सी बात है।
निज़ाम अब उनके पास है, वो मालिको मुख्तार है निज़ाम के, उनकी मर्जी से निज़ाम चलना है। जब तक वो जिंदा है वो इस मसनद इक़्तिदार पे बैठे रह सकते हैं, कोई दुनिया की ताकत उनको दाएं से बाएं नहीं कर सकती। उनको पता है दुनिया में कौन सी ताकतें हैं, उनके साथ उन्होंने पहले ही अलाइनमेंट इस तरीके से कर ली है कि जो जो ताकतों के मफादात हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उन्होंने तश्तरी में रख के उनको पेश कर दिए। तो अब आसम मुनीर ने अगर आगे अपनी हुक्मरानी को जारी रखना है तो उसको स्मूथ एक ग्राउंड चाहिए, प्लेन ग्राउंड चाहिए काम करने के लिए। रोजाना की खिच 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 उनको नहीं चाहिए। जब आर्मी चीफ कभी इक़्तिदार पे, निज़ाम पे कब्जा कर लेता है, चाहे सामने आके चाहे पीछे रह के, तो फिर उसने आगे लेके चलना होता है। फिर उसका काम सिर्फ यही होता है कि कोई DGISPR बैठा हो तो वो इकोनॉमी पे कॉन्फ्रेंसें कराए, वो सहाफ़ियों से ये लिखवाए कि ऐसा विजन कभी किसी के पास नहीं था, तब्दील कर दिया, ये कर दिया, उम्मत मुसलमान, इस्लामी दुनिया, और ये कर करा के मतलब है कि वो मामला को आगे चलाया जाए। हर डिक्टेटर का यही होता है। जब अयूब खान ने इक़्तिदार पे कब्जा किया था 58 में, तो उस वक्त कोई उस लेवल का कोई सियासतदान ही नहीं था। बाय द वे, बाज़ लोगों को ये बड़ी गलत फहमी होती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, चाहे ब्रिटिश आर्मी बाद में बन गया, जो भी उनकी कंपनी या ब्रिगेड यहाँ पे चलाती थी निज़ाम को बरे सगीर के, अपेरेंटली वो एक वायसराय के अंडर होती थी, लेकिन वायसराय अमूमी तौर पे फॉर्मर आर्मी मैन ही होता था, बाद का सिविलियन भी होते थे, लेकिन निज़ाम कैंट से ही चलता था पूरे हिंदुस्तान में। बुनियादी तौर पे जो उस वक्त ओहदे का नाम होता था कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ जो होता था फौज का, तो स्याह सफ़ेद का असल मालिक वही होता था। तो भारत में तो इक़्तिदार सियासतदानों को दे दिया गया, तो पाकिस्तान में जो है वो उनके अपने पास रहा। ये ज़हन में रखिएगा, जो पहला यहाँ पे कमांडर इन चीफ लगाया गया था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपॉइंट नहीं किया था, ये ज़हन में रखिएगा। वो एक ट्रांजिशन का जो अमल था उसको फैसिलिटेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट, बल्कि इसकी मैं एक तफसीली बात किसी दिन करता हूँ प्रोग्राम में कि ये कब कब क्या क्या हुआ। तो फिर जब मोहम्मद अली जिन्ना को कोई इख्तलाफ हुआ उससे, ये इख्तलाफ हुआ और उन्होंने उनको हटाने की ख्वाहिश की, तो जो अगला बंदा था जनरल ग्रेसी या जो भी था, तो उसकी भी जो अपॉइंटमेंट है वो भी जिन्ना ने नहीं की है, साफ ज़ाहिर है वो भी ब्रिटिश क्राउन नहीं की थी। ये मतलब अब पाकिस्तान बनने के काफ़ी महीने बाद की बात है। और फिर अल्टीमेटली साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने जब इक़्तिदार दोनों तरफ पाकिस्तान में भी और भारत में भी अब आगे देना था कि जो लोकल लोग हैं वो आए। ये तो ट्रांजिशन थी, जो अंग्रेज़ बैठे थे, भारत में भी अंग्रेज़ ही था बाय द वे, वहाँ तो वायसराय भी उन्हीं का वही कंटिन्यू किया शुरू में। तो उन्होंने एक ऐसे बंदे को दिया जो उनके लिए सबसे पुरएतमाद था, और मतलब है कि मुसलमानों में या पाकिस्तानियों में आप ये कह लें कि पाकिस्तानी साइड पे जो फौज आई उसमें वो सीनियर मोस्ट था, उसको तरक्की दे के बना के तो उन्होंने फौज का सरबराह, क्योंकि सीनियर मोस्ट बहरहाल वही था, तो उसको वो 1951 में कहीं इक़्तिदार सौंप दिया था। बाकी इक़्तिदार की जो भी एक बंदरबांट या कुटपतली तमाशा, उसके बावजूद इक़्तिदार फौज के पास ही था, और अल्टीमेटली जब उन्होंने मुनासिब समझा तो उन्होंने थप्पड़ छप्पड़ मारे सिकंदर मिर्जा को, और वो खुद इक़्तिदार में आ गए। अब ये जो इक़्तिदार में आए हैं अयूब खान इस वक्त 1958 में, ये इक़्तिदार मुकम्मल तौर पे उनके पास है, निज़ाम को पूरे को वो चला रहे हैं, कोई मतलब उनके आगे कोई उफ तक करने वाला नहीं है। ये पूरा उनका जो अरसा है, आप कह लें कि जब तक वो चले नहीं गए, और उस वक्त तक जो है वो स्याह सफ़ेद के मालिक थे, और उसके बाद अगले कमांडर इन चीफ को वो इक़्तिदार दे के गए, ऐसे तो वो नहीं गए। तो उनको अयूब खान जब मार्शल्ला लगाया, ये पहला मार्शल्ला था, दूसरा मार्शल्ला फिर 77 में ही लगा। यहिया खान दूसरा डिक्टेटर जरूर था, लेकिन मार्शल्ला पीछे भी चला आ रहा था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब डिक्टेटर आए तो उन्होंने सिविलियंस को किस तरह से हैंडल किया, ये जो पहला मेरा इस मौजू में जो मेरी पहला पॉइंट है वो ये है कि किस तरह वो काबू करते हैं ना, कंट्रोल करते हैं जो भी उस वक्त प्रोमिनेंट कोई सिविलियन होता है। तो उन्होंने अयूब खान को जरूरत ही नहीं थी, कोई बंदा था ही नहीं लीडरशिप के अंदर, लीडरशिप रोल के अंदर, जो बाकी थे वो सारे उनके साथ मिलने के लिए तैयार थे। तो जब जनरल ज़िया उल हक ने दूसरा मार्शल्ला लगाया पाकिस्तान में,
और तीसरे मिलिट्री डिक्टेटर के तौर पे इक़्तिदार संभाला, तो उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं, वो चूँकि उनका तख्ता पलटा गया था और वो अवाम के अंदर एक प्रेज़ेंस रखते थे, एक पॉपुलैरिटी थी उनकी, उनका एक वोट बैंक था। अगर जा वो वोट बैंक कोई 100% नहीं था, कोई 80% नहीं था, लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत का एक करिश्मा थी। जो आम लोगों की बात उन्होंने की और आम लोगों के राइट्स की बात की, उसके मतलब है कि मानने वाले और उसके मौतरफ बहुत बड़ी तादाद में लोग यकीनन थे। अब उनको डील करना था, हैंडल करना था। असल मसला है कि जो फौजी बादशाह जब इक़्तिदार संभाल लेता है, तो फिर वो जो सिविलियंस के अंदर प्रॉब्लमेटिक करैक्टर है पॉलिटिशियंस के अंदर, उसको डील कैसे करता है, ये हमारा मौजूद गुफ्तगू है इस पहले हिस्से में। तो वो ज़ियाउल हक ने किस तरीके से डील किया भुट्टो को, वो आपको पता है, मैं तारीख को रिपीट नहीं करता, क्योंकि मौजूद गुफ्तगू ये नहीं है कि ज़िया ने किस तरह से डील किया और क्या क्या किया। जो भी किया वो आपके सामने तारीख का हिस्सा है। तो ये उन्होंने डील कर लिया, उस तफसील में नहीं जाता मैं कैसे किया, लेकिन उन्होंने क्यों किया, इसलिए किया कि वो इक़्तिदार उनके पास आ चुका था। वो तादद में मर्ग, जब तक उन्होंने मर नहीं जाना था ज़ियाउल हक ने, तयशुदा बात थी उन्होंने इक़्तिदार की मसरत पे रहना है, तयशुदा बात थी। ये तो बड़ी बात है कि एक पॉलिटिकल तहरीक चली और अयूब खान को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। यहिया खान ने इक़्तिदार से कभी कहीं नहीं जाना था। बाद लोग कहते हैं पाकिस्तान टूटा, बाद में यहिया ने इक़्तिदार छोड़ दिया। अरे भाई, नहीं छोड़ा था इक़्तिदार, पता नहीं कैसी तारीख पढ़ाई गई है। 16 दिसंबर को पाकिस्तान जो है वो टूटा, ऐलान हुआ, बांग्लादेश ने आज़ादी का ऐलान किया, सरेंडर किया पाकिस्तानी फौज ने पलटन मैदान में ढाका में। 20 दिसंबर को पाकिस्तान का नया आइन जारी किया गया। आगा मोहम्मद जिया खान जो जनरल थे, कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने जारी किया। उसके तहत मुल्क का निज़ाम आगे चलना था। वो तो उनके दरमियान कोई कशमकश हुई, और जो मतलब फोर्सेस के दरमियान, और फिर उनको जो है वो छोड़ना पड़ा, और इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि जो इस हिस्से में जो बच गया था उसमें जो मेजॉरिटी वाला लीडर था इक़्तिदार, उसको सौंप दिया जाता। तो वो ये कभी नहीं जाते, ये मर के ही जाते हैं। ये बड़ी बात है कि अयूब को निकाला गया। ये आगे चल के मुशर्रफ के खिलाफ जो जिस तरीके से भी हुआ, उसको बाद लोग एजेंसी से जोड़ते हैं कि आईएसआई मुखालफ हो गई थी, आईएसआई ने ये किया था, वो किया था। आईएसआई कभी भी ना कर सकती अगर अवाम के अंदर वो जज्बात ना होते और अवाम निकल आती। क्या आईएसआई लोगों को निकाल सकती है? हरगिज़ नहीं निकाल सकती। आईएसआई पूरा पूरा जोर लगाती है बात कर लोगों को निकालने के लिए। और आप यकीन माने कि डी चौक पे या लाहौर के माल रोड के ऊपर तारीख में हिस्टोरिकली आप देख लें कि आपके 100 के करीब सहाफ़ी होते हैं, 500 के करीब पुलिस वाले होते हैं, 13 या 14 बंदे होते हैं टोटल, जो आईएसआई पूरी रियासती मशीनरी को चला के इकट्ठा करके वहां पे लेके आती है। ये पूरी तारीख है, कभी भी लोग नहीं निकाल सकते वो। हाँ, बाद का प्ले अच्छा कर जाते हैं, जब उनको समझ आ जाए कि अब ये गेम इस तरफ चल रही है, हमारा भी फायदा इसी तरफ है, तो उस तरफ आ जाते हैं। लेकिन लोग अपनी मर्जी का नैरेटिव, बयानिया, तारीख की समझ के हवाले से भी लोग बायस होते हैं, उसी तरह से बेचना चाह रहे होते हैं। और मुशर्रफ के खिलाफ एक तहरीक, एक अवामी तहरीक थी, और उस डिक्टेटर को पाकिस्तान की सियासी जमातों की वजह से मतलब इक़्तिदार छोड़ना पड़ा, इनकी जद्दोजहद की वजह से छोड़ना पड़ा। जहाँ पॉलिटिशियन को, पॉलिटिकल पार्टीज को एक क्रेडिट बनता है वो देना चाहिए। उस पूरी मुहिम के अंदर मतलब लोगों ने कुर्बानियाँ दी। बेनज़ीर भुट्टो उसी मतलब के मामले के अंदर आपके सामने शहीद हुई। और आप देखें कि अगरचे उस वक्त तक मुशर्रफ वर्दी उतार चुके हुए थे, लेकिन उनका एक बाबर और उनका एक इख्तियार वहाँ पे था। दिसंबर में वो हुआ, नवंबर में उन्होंने वर्दी उतारी थी, दिसंबर में बीबी की शहादत हुई। और मुझे याद है जब ये बना तो बैरियट के अंदर जब ये सब लोग इकट्ठे हुए थे, जो पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल फोर्सेस थी पाकिस्तान की, तो आसिफ अली जरदारी ने बड़ा फेमसली ये कहा था कि अब जो ऊँट है वो पहाड़ के नीचे दब चुका है, और कोशिश यही करनी चाहिए कि ये दबा ही रहे, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हैंडल कैसे किया, तो ज़ियाउल हक ने इस तरीके से हैंडल किया। अब मुशर्रफ जब इक़्तिदार में आए 12 अक्टूबर 1999 को, तो जो मतलब है कि उस वक़्त प्रॉब्लमेटिक करैक्टर थे वो नवाज़ शरीफ थे, अब उनको डील करना था। आप जितने मर्जी मुखालिफ हो नवाज़ शरीफ की, जितना मर्जी तनकीद करें, उनका वोट बैंक तो था उस वक़्त। आप ये तो नहीं कह सकते वोट बैंक ही नहीं था। कम होगा, जो आपकी महबूब पार्टी है, जो जो भी है, उसका ज़्यादा होगा, उनका कम होगा, लेकिन वोट बैंक तो था ना। ये अलग बात है कि लोग उनके लिए निकले नहीं थे, और ना ही लोग निकलते हैं। लोग कब कब नहीं निकले, ये तारीख का एक बड़ा ही गमगीन और वो मतलब है कि स्याह बाब है। लोग जुल्म और सितम की वजह से नहीं निकलते, साहब ज़रा उनको पता है कि क्या होता है, और वो पीछे रह के और फिर
एक बेहतर हिकमत अमली के साथ आगे ज़रूर आए वक़्त आने पे, लेकिन ऐसे मौके पे नहीं निकलते। और उनको डील कैसे किया, ये मुशर्रफ ये जो 79 में हल था वो ज़ियाउल हक ने किया। 77 में इक़्तिदार में आए, 79 में 4 अप्रैल को फांसी पर लटकाया भुट्टो साहब को। ये उस वक्त का पॉसिबल हल था क्योंकि दुनिया में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। जब मुशर्रफ आते हैं उस वक्त तक दुनिया डेमोक्रेसी की और आज़ादियों की बात बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए भी कर रही थी, तो उस तरीके से फांसी पर लटकाना मुमकिन नहीं था। तो और जेल में रखने से भी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने उसको मतलब है कि वो उनके साथ डील शील करके उनको सऊदी अरब भेज दिया। महल में जाके बैठ के नवाज शरीफ साहब, पीछे लोग डंडे सोटियां खाते रहे और बाद में आगे गिला करते हैं कि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो सीधे पीछे मुड़ के नहीं देखा सर। अच्छा खैर, अब बात यह कि ये मुशर्रफ का तरीका डील करने का था। मुशर्रफ के मार्शल के बाद ये अगला मार्शल अब लगा जब आसिम मुनीर एक डील के जरिए, एक तरीकाकार के जरिए इक़्तिदार पे आए और आते ही उन्होंने कब्जा करके ये ऐलान कर दिया कि मैंने अब कहीं नहीं जाना, मैं इधर ही हूँ। आइन जाए भाड़ में, कानून जाए भाड़ में, पाकिस्तान की फौज जाए भाड़ में, पाकिस्तान जाए भाड़ में, पाकिस्तान के तमाम इदारों का डिसिप्लिन, फौज का डिसिप्लिन भाड़ में जाए, मैं इत्थे आ गया तो हुण मैं कितने नहीं जाना। और जो जो मेरे खिलाफ कोई भी बात करेगा आई विल फिक्स हिम और हर और जो भी है। अब ये कि उनके लिए जो प्रॉब्लमेटिक करेक्टर था, अब सबसे वो आए इस तरीके से थे कि वो नून लीग के साथ डील करके आए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्हें कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। जो पीटीआई थी वो खुद ब्रेन चाइल्ड थी पाकिस्तान की फ़ौज का। पाकिस्तानी फ़ौज ने खुद उनको मतलब सपोर्ट किया, हर तरह से उनको मतलब हर स्टेप, हर मरहले के ऊपर उनको प्रमोट किया, इनकरेज किया। उनकी खातर बड़ी बड़ी मारे खाई फ़ौज ने, खुद मारे से मुराद मेरी यही है कि हर तरह की तनकीद बर्दाश्त की और सब कुछ किया। और उनको वज़ीर-ए-आज़म जब वो बने तो बड़ी एक आप कहें कि हमायत और बड़ी सपोर्ट, एक कंसिस्टेंट सपोर्ट जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की तरफ से हासिल रही। अब यह कि वो हटा तो लिया, एक नया जर्नल आ गया। अब मसला, ये बात मैंने सारी कोई तारीख पे लेक्चर नहीं दिया आपको, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि पहले दिन से जब जर्नल इक़्तिदार में आ गया फिर भाड़ में जाए यार ये बात कि वो फलाना मेरा मुखालिफ है, फलाना, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, मुखालिफ है तो भाड़ में जाए, उसको तंदूर में डाल के आग लगा दें चाहे, कोई पूछने वाला नहीं होगा आपको। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट दिस इज अ फैक्ट ना, ये हकीकत है ना। और उसका फिर मतमे नज़र, ये छोटी सी बात होती है कि यार ये छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं इनसे डील करना है, नहीं नहीं नहीं, इन जर्नलों के लिए ये मेरे आपके लिए बड़ा फैक्टर होगा जी फलां बंदे के जी इतने वोट बैंक है, फलां बंदा इतना मकबूल है, या फलां बंदे की ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ये पीपल्स पार्टी है, ये नून लीग है, ये पीटीआई, ये मेरी आपकी सोच। उनके लिए वो जो इक़्तिदार पे बैठा हुआ होता है वो फिरौन बना होता है, उसके लिए किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं। हाँ, इस दौर में उसने दुनिया को दिखाना होता है कि आई एम द लीडर, आई एम द लीडर। जमहूरियत अच्छा निज़ाम है लेकिन इसके अंदर सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम ही तो नहीं है ना, और भी तो निज़ाम है नहीं ना। तो जमहूरियत के ज़रिए ही हम अगले मरहले पे चलते हैं। मोहसिन नकवी साहब का फिक्र आपको याद आ रहा होगा कि जमहूरियत बेशक बेहतर है लेकिन इसके अंदर सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम तो नहीं है। तो बात ये कि आसिम मुनीर साहब के बारे में ये बात करना एक तो हकाइक के भी मुनाफी है, जाहिर करता है, साफ ज़ाहिर है कि जो बेचारे सहाफ़ी इस तरह की बातों पे लिखते हैं उनकी रीच कितनी है या उनको एक्सेस कितनी दी जाती है, या वो सिर्फ वो जो एक्सेस दी जाती है और उनको कुछ प्लांट किया जाता है उसके बाद वो अपना जहन बंद करके उसी तरफ किबला रुख होकर सजदे में जाते हैं और फिर उठते ही नहीं हैं। और साफ ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ मिलते हैं, 20 लोगों को मिलते हैं, बात करते हैं और बड़ी क्लियर बात, साफ ज़ाहिर है कि वो पहले दिन से नहीं ये चाहते कि इमरान खान जेल में रहे। इमरान खान के मसले से गुजर के आगे चलना और फिर बाकी की ज़िंदगी बतौर एक हुक्मरान गुजारना, यही उनका वाहिद मतबा नज़र है पहले दिन से। अब उनको समझ नहीं आ रही क्या करें, यही बात मैंने हमेशा आपके सामने रखी है कि ज़िया वाला फार्मूला लगाएं, मुशर्रफ वाला फार्मूला लगाएं प्रॉब्लमेटिक करेक्टर को डील करने का, या कोई नवा फार्मूला लेके आए। अब दुनिया उस जगह पे खड़ी है और साफ ज़ाहिर है कि लोग हर बंदा अपनी पार्टी को ज़्यादा मकबूल समझता है। पीटीआई से आप जितना मर्जी इख्तलाफ करें, इमरान खान की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है और ये हकीकत है कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि फ़ौज उनके मुखालिफ। इसीलिए ये जो इलेक्शन थे उसके अंदर जो है वो हमें तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल हो जाने के बावजूद एक वादे पैटर्न नज़र आया
उसकी वजह सिर्फ यही थी। बेशक इमरान खान का वोट बैंक होगा, अब वो पीटीआई वाले होते हैं कहेंगे नहीं इतना वोट बैंक नहीं, और फैक्टर भी है नहीं, इस वजह तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं जी खान के पीछे तो दुनिया मरती है। तो वो अब जो भी कहते रहे, वो पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग अपनी पार्टी अपनी लीडरशिप के बारे में यही कहते हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान की एक अपनी फॉलोइंग थी, एक अपनी सपोर्ट थी, और उससे बढ़ के जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि अवाम की एक बड़ी तादाद, आप अक्सरियत ना कहें, आप जो भी कह लें, एक बड़ी तादाद कह लें, वो चूंकि फौज उनके खिलाफ एक ओपन पोजीशन ले चुकी हुई थी और उनके खिलाफ मुख्तलिफ क्रैकडाउन हो चुके हुए थे 2023 के अंदर, और वो खुद भी जेल में थे, सब है कि जनरल आसिम मुनीर की जेल में थे, तो लोगों की हमदर्दियां उनकी तरफ थीं और हैं। अब इस सूरत हाल में आसिम मुनीर कैसे निकल सकते हैं? पहली बात, अब ये पहला मेरा नुक्ता मुकम्मल हुआ, और इस नुक्ते का खुलासा ये है, जिन्ने साफी थानू कह रहे हैं ना मिलके कि आसिम मुनीर कभी नहीं छोड़ेगा ये होने, वो मतलब पहले दिन से उस शख्स की यही है कि ये मसला किस तरीके से सॉर्ट आउट हो, बिकॉज ही इज द रूलर नाउ, उसने इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया हुआ है और उसको पूरी तरह सपोर्ट हासिल है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठी हुई हैं, और ना भी हो तो भाड़ में जाए, सपोर्ट की क्या जरूरत होती है एक डिक्टेटर को। इमरान खान के मसले को हल करने के लिए उनके पास कोई उनको तरीकाकार समझ नहीं आ रहा। मैं समझता हूं जाती तौर पे, मैंने आपसे कहा कि जो फौज के टॉप का जो कंट्रोल होता है वो इतना स्ट्रिक्ट होता है कि कोई भी इनर सर्कल ऑफ जनरल आसिम मुनीर तक नहीं पहुंचता, सिर्फ आसिम मुनीर नहीं, किसी भी आर्मी चीफ के, क्योंकि जो रिप्रेसिव मिलिट्री आर्मीज होती हैं वो हमेशा मतलब है कि इस चीज़ का बहुत ख्याल करती हैं कि डिसिप्लिन में वो ना आए, और वो साफ ज़ाहिर है कि इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते होते, और इस तरह की किसी लीकेज की सजा सिर्फ मौत होती है उनकी किताब के अंदर। तो अब इससे बात क्या चलती है कि वो छोड़ना तो चाहते हैं किसी भी तरीके से, अब रास्ता नहीं निकल रहा, रास्ता क्या निकलेगा? बाद लोग ये कहते हैं इमरान खान जो है ना वो डील नहीं कर रहेगा, डील कर लें तो आ जाएंगे। अब बात यह है कि इस पे भी थोड़ा सा आगे चल रहे हैं कि इमरान खान क्या डील कर लेंगे। मैंने खुद एक दो मरतबा, जब मैं पहले कहता रहा कि जी बड़ा ठीक स्टैंस है, बिल्कुल फौज की गलत बात नहीं माननी चाहिए, तो मुझे भी ये एहसास हुआ एक ख़ास वक्त गुजरने के बाद कि एक मज़ाहमत होती है, वो खान साहब ने कर ली है, पैगाम जो देना था दे लिया है, अब वो कोई इनके साथ मामला करके बाहर आ जाए, क्योंकि यू हैव टू बी इन द सिस्टम टू वर्क फॉर द सिस्टम, टू वर्क फॉर द चेंज इन द सिस्टम ना। तो आप जिस तरह की भी सियासत करनी है वो बाहर आके करें। अगर आप दूसरों के साथ मिलके चलें तो एक जमहूरी जहन की अक्कासी होगी, नहीं मिलके चलेंगे तो फिर साफ है कि वही आप पे जो तनकीद होती है लोग उसको दुरुस्त मानेंगे। तो मैंने भी वक्त के साथ साथ अपनी राय में ये तब्दीली ज़रूर की कि इमरान खान को कोई भी जो कोई इस तरह की चीज़ है ले लेनी चाहिए, लेकिन अब इससे आगे भी गुफ्तगू चलती है ना, यहाँ पे रुक नहीं जाती। यही बात मैंने जब लास्ट टाइम की थी तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि इमरान खान अगर मौजूदा सूरत हाल के अंदर उनको किसी भी हवाले से रिलीफ दिया जाता है, और इस शर्त पे दिया जाता है, ये देखें आजकल लोग ये बात कर रहे हैं, ये बात हम एक साल पहले कर चुके हुए हैं कि जी वो बाहर आ जाएंगे और वो सियासत नहीं करेंगे, वो मतलब है कि इस निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद नहीं करेंगे इसको ख़त्म करने के लिए। तो क्या ऐसा मुमकिन है? आप क्या समझते हैं ऐसा मुमकिन होगा? इमरान खान नहीं करेंगे तो पीटीआई के जो लोग हैं, लोग तो हैं, अब आप ये तो इनकार नहीं कर सकते उनका एक्टिविस्ट ही नहीं, उनका वर्कर ही नहीं है, वो तो हैं अपनी जगह पे, वो सही सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, या आज मिलिट्री इमरान खान के साथ बैठे वो जाके फौरन पाक फौज जिंदाबाद के नारे मारना शुरू कर देंगे, इन बातों में तो कोई मतलब दूसरी राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि क्या अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो ये वाले लोग सुकून से बैठ जाएंगे? इमरान खान निज़ाम को चलने भी देते हैं अगले इलेक्शन तक, वो अपनी सीटें नहीं भी मांगते, तो क्या इस तरीके से निज़ाम चल सकेगा? अब मेरे जहन में एक चीज़ यहाँ तक भी आई कि ये भी मैंने कहा तो मुझे तो इस आइडिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई ये कह रहा है, क्योंकि ये मैंने नहीं कहा था, ये कोई नून लीग के व्लॉगर्स नहीं कहा जी उनको बाहर जाने की ऑफर दी जाएगी तो वो चले जाएंगे, और इधर से पीटीआई वालों ने कहा खान कभी बाहर नहीं जाएगा। तो खैर मैं ये चीज़ें देखता रहा और मैंने इस पर यही कहा था कि अगर खान साहब को मुल्क से बाहर जाने की भी कोई ऑफर होती है तो उनको वो भी ले लेनी चाहिए। इसको बाद लोग बड़े जज्बाती पीटीआई के साथ लोग होते हैं कि जी नहीं खान डील नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, हालांकि सियासत यही है कि वो ये वाली चीज़ भी ले लें। अगर इमरान खान पाकिस्तान से बाहर निकल के किसी भी मुल्क में बैठ जाते हैं, वो यूरोप में, यूके में बैठ जाते हैं, अमेरिका में बैठ जाते हैं, तो अगेन दिस विल बी अ वेरी बैड थिंग फॉर द मिलिट्री रिजीम इन पाकिस्तान ना।
बल्कि पाकिस्तान में बैठे तो कम असर होगा, क्योंकि वो तो कंट्रोल किया जा सकता है, दोबारा हिरासत में लिया जा। अगर वो बाहर आ जाते हैं तो फिर तो और कियास हो जाएगा पाकिस्तान की मिलिट्री रजीम के लिए। वो तो मतलब है, वहाँ वज़ीर आज़म बन के लोग काम करते हैं, वज़ीर आज़म बन के भी इंटरव्यू देते थे रोजाना, अपने बंदों को देते थे, लेकिन बता है कि वो उनको कैमरे का, वीडियो का एक था क्रेज, और वो आके बाहर बैठ गए लंदन के अंदर, या फॉर दैट मैटर सिर्फ बैठ के, मतलब ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट या बोलना, इंटरव्यू देना नहीं, वो किसी दिन फैसला करें जी मैंने पाकिस्तान जाना है, हु विल स्टॉप हिम? अगर उसको रोका जाता है, उसको वीजा नहीं दिया जाता, या उसको वहां से पाकिस्तान की फिजा में इंटर नहीं होना दिया जाता, या नीचे उतर के गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये मसला फिर से इंटरनेशनलाइज हो जाएगा और खुल के सामने आएगा। वो लोग जो आज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे या दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए नहीं बोल रहे, उनको भी बोलना पड़ेगा। तो अर्ज ये है कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है, जिसके अंदर फौज बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हुई है। जो तरीके इंसाफ के अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से मेरी मुराद हमेशा वो होती है कि जो फौज के साथ राब्ते में नहीं है, या राब्ते से मेरी मुराद, राब्ते में तो तकरीबन सभी लोग ही होते हैं किसी न किसी चैनल से, लेकिन जो फौज की बात आंखें बंद करके या खौफ की वजह से नहीं मानते, तो अच्छे लोग भी मुहतात हैं कोई भी बात करने में, इस हवाले से किसी भी तरह की बात करने में बहुत ज़्यादा मुहतात हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिलीफ वहीं से मिल रहा है, और अगर फौज को अनाई किया गया तो थोड़ा बहुत भी जो रिलीफ है वो मिलने के इम्कान खत्म हो जाएंगे। बात लेकिन वहीं पे खड़ी है कि रिलीफ क्या मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है, कैसा रिलीफ मिल रहा है, उसकी हमें कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि उसका हल क्या होगा। क्या किसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए? क्या आपके ख्याल में अस्पताल मुंतकिल होंगे तो वहां से खबरें नहीं बनेंगी? वो जो अस्पताल होगा उसके आसपास मीडिया, तो मीडिया को तो खबर चाहिए ना, मीडिया तो प्रेजेंस बनाएगा, जब मीडिया बनाएगा तो सोशल मीडिया भी बनाएगा। अच्छा, अस्पताल को छोड़ें, आप उनको बनी गाला मुंतकिल कर दें, फिर क्या सीन होगा, क्या सिनेरियो होगा? बाज़ लोग कहते हैं जी नहीं वो इतने पॉपुलर नहीं है, नहीं है पॉपुलर है, लेकिन क्या क्या एक पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं होगा ये वाला? अगर वो मान भी जाएं जी कि मैं हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं करता, अगर उनको बाहर भेज देते हैं तो और बड़ा होगा। आप जिस मर्जी जाविये से इमरान खान के लिए रिलीफ का सोचें, मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूं कि आर्मी चीफ के बारे में वो बड़ा दुश्मन है, वो नहीं करने, पीटीआई वाले ये समझते हैं नहीं छोड़ेगा, दूसरे लोग ये समझते हैं कि वो बड़ा ताकतवर है, खान ने तुन के रखा है, खान नहीं लड़ने देना। बिल्कुल गलत बात है। तबसरे की बात नहीं कर रहा मैं, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। ही जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम, लेकिन कोई हल ही नहीं है, कोई सूरत ही नहीं है। इमरान खान कस्में भी दे दें कि जी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बाहर जाके सुकून से बैठूंगा, या मैं इधर पाकिस्तान में सुकून से बैठूंगा, वो शख्स बुजदिल है जो इक़्तिदार पे काबिज है। उसको डर है, उसको खौफ है कि मैं मारा जाऊंगा। वो अपने उस डर और खौफ की कैफियत से ही बाहर नहीं आ पा रहा। तो इसलिए मुझे इन तमाम पहलुओं, और ये जो असूल मैंने बयान किए कि अगर आप कोई भी तरीका उठा लें, कि अगर आप ये वाला कर लें, मतलब वही वाली बात कि कबर एक और बंदे दो वाली बात ये कि उसमें मुमकिन अभी तक हो सकता है, इंसान है, इंसानी जहन है, खुसूसन सियासी जहन हो तो बहुत सारे हल निकल आते हैं। बल्कि मैं इस बात का इख्तिताम इस बात पे करूंगा कि अगर पीटीआई कोई जमहूरियत की तरफ सफर करना चाहती है, या जमहूरियत की वाकईतन हामी है, जैसा कि वो आजकल दावा कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो उनको जमहूरी रवैये अपनाने होंगे। ये कहना बिल्कुल गलत है कि सारे करप्ट हैं, सारे चोर हैं। बिल्कुल हैं, करप्ट हैं, अगर चोर हैं भी सही तो वही लोग आपके साथ भी तो आके बैठे ना। तो अभी तो बात जद्दोजहद की है, एक मिलिट्री जो एक ड्रैकोनियन रूल है जिसके खत्म होने का हमें कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, उसके लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना होगा, चाहे वो हुकूमत में भी बैठी हैं। अगर वो गलत हैं तो आप आवाम को जब वोट लेने जाएंगे तो आप बताएंगे भी ये इस तरीके से गलत है, ये इन्होंने गलत काम किया है, ये इन्होंने करप्शन की है, वो आप एविडेंस रखेंगे, लोग आपको वोट देंगे, आपकी मकबूलियत बरकरार रहेगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये फौज की गोद में बैठते हैं, फिर लोग आपके बारे में भी वही बात करेंगे कि आप भी इस तरीके से किसी दौर में थे। आपने उनको गलत कहना है, या उन्होंने अगर चोरी की है तो आपने वो स्टेब्लिश करना है लोगों के सामने सबूत के साथ, अपना बयानिया लोगों को देना है। वो जब इलेक्शन आएगा तब की बात है। अभी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें आपको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। आपको इसका हिस्सा बन के
एक पॉलिटिकल डायलॉग, एक नेशनल डायलॉग के ज़रिए जिस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो ने मुकाबला किया था उस सारी सूरत हाल का, और वो अपने बदतरीन मुखालफों के साथ भी बैठी। अगरचा हमारे तो फिर दोस्त ऐसे हैं पीटीआई में, वो किसी दूसरे लीडर को जो गुजर भी चुका है उसको इंसान नहीं समझते, वो उसको लीडर नहीं समझते। बहरहाल ये रिहाई के हवाले से जो सवाल होता है और जो बुनियादी असूल हैं जिनका ख्याल आर्मी चीफ को रखना है अपना इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए, और आगे क्या, अगर कोई वाहिद मुस्बत चीज़ हो सकती है तो वो क्या हो सकती है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल सोसाइट जो है एक स्ट्रेटजी उस पर अमल करे। पहली बात, जमहूरी रवैया अपनाए, सब लोगों से बात करने की बात करे, उसके तशख़्ख़ुस को कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने अच्छे काम किया है तो लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। जमहूरी कुव्वतों को मिल के चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पीटीआई अपोजिशन में है, दावा करते हैं हम अपोजिशन, उनको अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करना है, वो नहीं कर रहे। ये कहना गलत होगा 26वीं आईनी ज़मीन की मुखालफत की, 27वीं आईनी ज़मीन की मुखालफत की, ये गलत बात है। इसका मतलब क्या है ये आप खुद समझें, ये मेरा मौजू नहीं है इस टाइम पे। अगर गलत था तो आपने उसके ऊपर मुजाहरे करने थे पूरे मुल्क में, आपने लोगों को ये बात रटा देनी थी, आइन की वो बातें समझा देनी थी कि ये क्या गलत हुआ है, किस तरीके से अदलिया का दायरा खत्म किया गया है, क्यों अदलिया का दायरा किसी रियासत के लिए अहम तरीन होता है। अरे भाई, इसी अदलिया ने आखिर में आपको रिलीफ देना था, आप उसके कत्ल हो जाने पे खामोश हैं, सिर्फ ये सोच के और ये दलील दे के सहाफ़ियों को कि यार इक़्तिदार उनके पास है, इख्तियार उनके पास है, फ़ौज के पास है, उनके अलावा किसी से बात करने का फ़ायदा नहीं है। मतलब ये है कि इस चीज़ के ऊपर ये एक सियासी बलूगत की निशानी होगी कि आप जो चीज़ें गलत हुई हैं निज़ाम में, आप इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करना चाहते हैं, करते रहें, करें, बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती करें, लेकिन दैट शुड बी द वन पॉइंट ऑफ योर ओवरऑल स्ट्रेटजी। टोटल आपके 20-25 पॉइंट्स होने चाहिए, उसके अंदर एक पॉइंट ये, चाहे इसको आप अहम तरीन पॉइंट कह लें, बाकी काम भी तो आपने करने हैं ना। आप जनरल आसिम मुनीर के जितने एजेंडे थे, जितने उसकी साजिशें थी, उन सबको आपने कामयाब होने दिया, और वो मजीद से मजीद मजबूत होता गया इन आईनी तरामीम। आप कहते नहीं हम रास्ता नहीं रोक सकते, कर सकते थे, अवामी शऊर तो बेदार कर सकते थे। आज कितने लोगों को पता है 26वीं आईनी तरमीम की वजह से अदलिया के इदारे पे क्या कदम लगी है, अदलिया का इदारा कैसे खत्म हुआ है, रियासत के लिए अदलिया कितनी जरूरी होती है, 27वीं आईनी तरमीम के जरिए क्या क्या किया गया, क्या क्या शब खून मारा गया, कितने लोगों को पता है, कितने लोग उसको बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितना आपके लोगों को तो बाकायदा इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं, आपको अदालतों के बाहर एहतजाज करना था कि ये अदालतें ऑपरेट कैसे कर रही हैं, किस आइन के तहत। आइन के अंदर 2/3 मेजोरिटी से तरामीम होती हैं। वहां पे लोगों ने खड़े होकर कहा हमारी माओ बहनों बेटियों को अगवा किया फौज ने। कहाँ है आपका ये बयानिया, कहाँ आपने ये बात की है। आप ये कह रहे हैं ये बात की तो फिर वो जो थोड़ा बहुत राब्ता है वो भी कट जाएगा। नहीं, यही वाली खामोशी जो है उससे आसिम मुनीर मजीद मजबूत हुआ। और जो आप कहते हैं ना हमारा असल एजेंडा ये है, हमें अवाम ने वोट इमरान खान की रिहाई का दिया है, तो इमरान खान की रिहाई के इम्कानात मजीद मादूम हुए, मजीद कम हुए, क्योंकि आपने सिस्टम में अपनी अपोजिट फोर्स को स्ट्रांग होने का मौका देते रहे कि हमने इसको इनाय भी नहीं करना, हमने इसको कुछ कहना भी नहीं है। क्योंकि अगर हमने कहा तो जो हमारा कोई किसी जगह पे कोई चांस बनेगा कभी बात होने का वो भी होगा। हमने किसी भी मिलिट्री के खिलाफ बंदे या किसी ग्रोह के हक, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है उस पर ऊपर खुल के बात नहीं करनी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोग हैं उन्होंने, तो ताकि फौज नाराज ना हो। तो फौज फिर मजबूत से मजबूत होती गई और आपकी जो काज बड़ी स्ट्रांग थी एक वक्त में वो बहुत वीक हो गई। इसीलिए वीक हुई कि आपने जमहूरी रवैया नहीं अपनाया, आपने जमहूरी स्ट्रेटजी नहीं अपनाई। पर हम इस मौजू पे गुफ्तगू जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।